पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के कुछ लीडर से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा, बाहर की कुछ ताकतें बलूचिस्तान में दखल अंदाजी कर रही हैं बड़े पैमाने पर। हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। मेरे पास कल कुछ फोन कॉल्स आए, लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है गड़बड़। मैंने कहा देखिए, मुझे मालूम नहीं है हिंदुस्तान कुछ वहां कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर यह तय है कि पाकिस्तान कई बार बोल चुका है और दुनिया को बोल चुका है, जैसे कि हम बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो बोल चुका है हमारे बारे में कि हम वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और मैंने कहा देखिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर यह एक बात तय है, अगर ऑपरेशन सिंदूर जो हम जानते हैं 4 दिन की लड़ाई थी मई 2025 में और जो पॉज में है, खत्म नहीं हुई है, मैंने कहा अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो जाता है, आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज्यादा है। ये हमें बात समझनी है। अब वो खतरा क्या है यही मैं बताना चाहता हूं, पर वो समझने से पहले 3 बुनियादी बातें पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों की नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान मिलिट्री की नहीं कर रहा हूं। 3 बातें ये हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है वो पूरी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है 2 चीजें। एक तो यह है कि पाकिस्तान की फौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, और दूसरी बात यह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। थोड़ा सा और इन तीनों बातों को समझ लीजिए। हम जानते हैं पहली जंग दोनों मुल्कों के बीच में हुई थी कश्मीर के ऊपर। फिर 1 जनवरी 1949 को जंग रुक गई और एक मिलिट्री लाइन बन गई जिसको बोलते हैं सीज फायर लाइन। उसी वक्त से सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉलिसी पाकिस्तान की हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी की, तब से ही। और उसका एविडेंस, उसका एक नमूना हमने देखा 71 की जंग के बाद। आप जानते हैं 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जहां शिमला के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट भुट्टो आए थे। उस समय मिसेस गांधी के नजदीकी सलाहकार थे पीएन धर। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेसिडेंट भुट्टो मिसेस गांधी को ये कहकर गए थे, मैं चाहता हूं हम और जंग ना लड़ें, और ये जो सीज फायर मिलिट्री लाइन है इसका नया नाम होना चाहिए लाइन ऑफ पीस। ये तय हुआ था शिमला में। और जब वो वापस गए तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम हम लाइन ऑफ कंट्रोल रखेंगे। और बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। जब हम बोलते हैं लाइन ऑफ पीस, इसका मतलब होता है समझौता, इसका मतलब होता है उम्मीद करी जाए, दोनों मुल्क उम्मीद करते हैं कि वो लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, वो लाइन ऑफ पीस होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि वो एक मिलिट्री लाइन फिर से है, मतलब दोनों साइड की जो आर्मी है उसको कंट्रोल करेंगी, और जहां पर भी ढील हुई एक की तो दूसरा जो है वो टैक्टिकल उसको एडजस्ट कर देगा। वो एक अलग मतलब है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। तो अगर कभी हमें बात करनी पड़े कश्मीर पे तो पाकिस्तान आर्मी से ही करनी पड़ेगी, ये तय है। और यहां पे ये भी आपको मैं बता दूं, आज जो एनएसए है पाकिस्तान का, वो भी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। अब मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी। हम जानते हैं कि मई 1998 में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस को ये बोला, अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो गया है तो अब फॉरेन पॉलिसी हमारी जिम्मेदारी हो गई है, और तब से पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आर्मी फॉरेन पॉलिसी चलाती है, पाकिस्तान आर्मी को जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है। तीसरी बात, मैंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी क्योंकि हिंदुस्तान को वजूदी खतरा समझती है, कभी भी समझौता नहीं करेगी नेशनल सिक्योरिटी में। बहुत मिसालें हैं, सिर्फ 2 दूंगा। एक यह है कि जून 1989 में पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, ये अमेरिका जा रही थी बहुत हाई प्रोफाइल विजिट पर। रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस विजिट पे ऐलान करेगा कि हम आपको F-16 देंगे। बदले में अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है
उसको बंद कर दे। अभी बेनज़ीर भुट्टो पहुंची भी नहीं थी वॉशिंगटन। उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल अब्दुल वहीद कक्कड़, उन्होंने इस्लामाबाद में ऐलान कर दिया F-16 और नो F-16, F-16 आए या ना आए, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। तो बेनज़ीर भुट्टो वहां गई पर वो डील कभी हुई नहीं। उसके बाद हम जानते हैं 9/11 हुआ। प्रेसिडेंट बुश ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया को, या तो आप हमारे साथ है या उनके साथ है, मतलब आप आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तान से पूछा गया, जनरल मुशर्रफ ने फौरन कहा कि मैं आपके साथ हूं। पर जनरल मुशर्रफ ने वही किया जो कि जरूरी था पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। बहुत मिसालें हैं, तो नहीं दूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि अब जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी वही करेंगे जो बाकी पाकिस्तान आर्मी चीफ करते रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। जबकि हमने देखा है कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जब से ये मोदी सरकार आई है, आप देखिए क्या होता था। हिंदुस्तान की फौज पिछले 34 साल से 1992 से जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू करी अपनी, हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजने शुरू करे जम्मू कश्मीर के अंदर, काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है अपनी सरहद के अंदर। मोदी सरकार आई, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। देखिए, अगर मजबूत करनी होती तो वो क्या करते, वो हिंदुस्तान की फौज को ये कहते, आप अपनी लड़ाई की काबिलियत, अपनी ताकत बढ़ाइए, जिससे कि पाकिस्तान सोचे इनकी ताकत बढ़ गई है, अब मेरे को ये प्रॉक्सी वॉर करनी है कि नहीं करनी, मुझे खतरा तो नहीं हो रहा। ये नहीं हुआ। वो जो काउंटर टेरर ऑपरेशन था उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया गया, ये सच्चाई है। मिसाल के तौर पे क्या हुआ बालाकोट 2019 के अंदर, फायदा हुआ सरकार को, मोदी सरकार को 2019 इलेक्शन में। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कम हुई, बढ़ी नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो हमारी टॉप सर्विस है, उसकी जो खामियां थी, शॉर्टकमिंग थी, वो पाकिस्तान को पता चल गई, चीन को पता चल गई। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो ज्यादा बेहतर तैयार थे। उन्हें पता था कि क्या क्या खामियां इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किया हमने किस बात पर, पाकिस्तान से जंग के लिए नहीं। जो काउंटर टेरर ऑपरेशन वो यहां कर रहे थे सरहद में, अब अपने बोला कि जाके पाकिस्तान में करो। कौन इस्तेमाल करता है एयरफोर्स को ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर? हिंदुस्तान की फौज को कोई नहीं करेगा, पर हमने किया है वो। तो देखिए, मैं बात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये ऐलान किया, हम ये जीत गए हैं, अच्छी बात है। पर ये जो हमारा ऐलान था या जो हमारा कंक्लूजन था, ये अमेरिका को नहीं ठीक लगा, बाकी दुनिया को ठीक नहीं लगा। अमेरिका की जो कांग्रेस रिपोर्ट है जो 2025 में आई थी, उसने साफ लिखा है कि जो 4 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की फौज से बेहतर काम किया। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज के कई डेकेड से रिश्ते थे, उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया और सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं जंग शुरू हो गई वेस्ट एशिया में। ये वो जंग है जिसमें ईरान जो है वो जीत गया है। ईरान की भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कितना अहम है, उसके अपनी सोच एजेंडा के लिए। उसका एजेंडा क्या है मैं बता चुका हूं कि जब अमेरिका की फौज वेस्ट एशिया से बाहर जाए, जो कि जा रही है, उसके बाद एक वेस्ट एशिया का रीजनल फ्रेमवर्क होना चाहिए सिक्योरिटी का। मतलब जितने मुल्क हैं वेस्ट एशिया की, वो खुद तय करेंगे हमारी सिक्योरिटी क्या है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का। इसीलिए 17 जून को हम जानते हैं जब MOU साइन किया ईरान ने अमेरिका के साथ, ईरान ने अपने MOU का नाम इस्लामाबाद MOU रख दिया। अब देखिए फिलहाल क्या हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनका डेलीगेशन वो तेहरान में है कुछ खास काम के लिए। 2 बातें बोलूंगा उसके बारे में। पहली बात तो तय है वो इसलिए गए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं मीडिएशन पाकिस्तान करे और इस जंग को इस तरीके से रोके जिसमें